तो जिस तरीके से सुबह से गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है और इसी बीच आपको हम सीधे लिए चलेंगे राजनीतिक अखाड़े में, जहां पर मेरी सहयोगी बबीता मौजूद हैं। वो जानेंगी वहां पर उनके साथ जो है एक पूरा वरिष्ठ नेताओं का पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे बातचीत करिए बबीता। और ये जानिए ये जो आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं 292 वर्सेस 235 का जो आंकड़ा है, क्या ये एक्सपेक्टेड था? आशीष जी, जिस तरह से अभी एनडीए को जो बढ़त मिली है, रुझान में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं 292, वहीं पर इंडिया, अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो 232। क्या ये एक्सपेक्ट किया था आपने? आंकड़े इतने कम आ रहे हैं, 400 पार कैसे या 370 अकेली कैसे बीजेपी पे? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, पहली बात तो ये है कि अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं। ये हम सब जानते हैं कि ये राजनीति का जो आंकड़ों का खेल है, सांप का खेल है, उतार चढ़ाव यहाँ पे लगा रहेगा और वही हम पिछले काफी टाइम करेंगे। बट हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से अगर मैं कहूँ तो ये जो काफी देर से अब कंसोलिडेशन सा हो गया है, लगभग 300 के पास एनडीए का, तो वो क्लियर दिखाई दे रहा है कि 400 वाला जो लक्ष्य है वो शायद अभी थोड़ा हमें दूर दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर हम लोगों का भी आत्ममंथन और आत्मलोकन होना डेफिनेटली रहेगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। दूसरी बात, एक और भी इस बात को हम लोग समझें कि क्या कहते हैं ना कि एक इंग्लिश में कोटेशन है, व्हेन यू एम फॉर द स्टार्स यू एटलीस्ट रीच द स्काई। तो एट द एंड ऑफ द गेम हम लोगों का क्या है कि चाहे कुछ भी हो जाए तो मोदी ही, तो फिर एक बार मोदी सरकार, और उसको होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि मोदी जी इस बार फिर तीसरी बार पीएम बनने के लिए तैयार हैं और भारत की जनता के जो फैसला है उसको सिर माथे पे लेने के लिए तैयार है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि ऑलरेडी अगले 100 दिन में उनके होने वाले कार्यकाल के लिए बैठ के आरंभ भी हो चुकी हैं। क्योंकि जो लोग मोदी को जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, उन्हें पता है कि वो एक पल भी बर्बाद किए बिना इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जो प्रयत्नशील हैं और जो दृढ़ संकल्पी हैं, उसके अनुसार वो अपना कार्य आगे बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन कुछ इसमें यह भी है कि जो इंडिया अलायंस है, अभी जो आप लोगों को लग रहा है ना कि उनकी सीटें आ रही हैं, 200 आ रही हैं, 250 आ रही हैं, तो बड़ी पुरानी कहावत है जी कि जब लूट करने जाना होता है ना तो सब लुटेरे एक साथ और हम राय और हम मत हो ही जाते हैं। असली बखेड़ा तो तब शुरू होता है जब लूट का बंटवारा होता है। लेकिन आशीष जी, आधे से ज्यादा दिन खत्म हो चुका है, जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, हालांकि अब रुझान जो है नतीजों में अभी बदलने वाले थोड़े दिनों में, थोड़े देर में ही रिजल्ट भी अभी डिक्लेयर भी हो जाएगा और प्लस अभी वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी बीच जो हमारे सामने उत्तर प्रदेश में अगर हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी 80 लक्ष्य लेकर चल रहे थे, वहां पर 36 तक सिमट गई है। वहीं पर अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए, काफी आगे चल रही है। क्या लग रहा है, बदलाव होता हुआ थोड़ा सा हलचल हो गई है बीजेपी के खेमे में भी? जी हाँ, थोड़ी हलचल तो महसूस डेफिनेटली हो रही है, जिसका श्रेय मैं कहूंगा इकोसिस्टम को जाता है। जहां पे एक अकेला सब पे भारी ना पड़ जाए, इसके लिए ना सिर्फ देश की सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई, बल्कि आप समझिएगा कहां कहां से फंडिंग आनी शुरू हो गई। अगर आप आम आदमी पार्टी को देखिए तो 8 बाहर के देशों से फंडिंग आ रही थी, जिसमें गल्फ कंट्रीज तक भी थी। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई, वो कंपनी जिसने एआई चैट बनाया है, वो आप देखिएगा उसकी रिपोर्ट आई कि इजराइल के अंदर से ये इस तरह के सारा एक नैरेटिव सेट हो रहा था कि किस तरह से पिछले कुछ महीनों के अंदर कि कैसे मोदी सरकार को हराया जाए और कांग्रेस को आगे लाया जाए। जिस तरीके से आप देख रहे थे कि पाकिस्तान का सिस्टम, सारा पॉलिटिकल सिस्टम लगा हुआ था अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की तारीफ करने को, तो आप ये समझिएगा कि पूरा विश्व, जो कि बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी हैं, वो भी नहीं चाहती कि भारत विश्व गुरु बने और 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था जो आ गया था अब 5वीं से तीसरी आने के लिए अग्रसर है। वो क्यों चाहेंगी कि भारत इस तरीके से इतनी उन्नति करे? लेकिन भारत की बात, यहाँ पर भारत की जनता की बात है, यहाँ पर भारत की जनता आपको चुन रही है। तो आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि बाहर के लोग आपको नहीं चाहेंगे कि आप बहुमत पाए और उसके बाद सत्ता में आए, लेकिन यहाँ पर जो जनता के मतलब जो रुझान जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, जनता का मूड कुछ और कह रहा है। वो जनता का मूड ही तो मैं बता रहा हूं ना, किस तरह से एक नैरेटिव बनाने का इन लोगों ने काम किया। देखिएगा, कभी ये कहते हैं
निष्पक्ष नहीं है, कभी ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन ठीक काम नहीं कर रहा, कभी ये कहते हैं ईवीएम ही खराब है, कभी ये कहते हैं वीवीपैट से मिलान नहीं हो रहा, कभी कह रहे हैं फॉर्म 17C नहीं दिया जा रहा, कभी CAA को लेके, कभी NRC को लेके, कभी वैक्सीनेशन को लेके। आप देखिएगा ना, हर काम के अंदर जो देश को आगे बढ़ाने वाला काम है उसके लिए इन्होंने रोड़ा अटकाया कि नहीं अटकाया, लोगों का दिमाग के अंदर एक शक पैदा करना। देखिए, मार्केटिंग में एक स्ट्रेटेजी कही जाती है, कन्विंस, कंफ्यूज और करप्ट। तो वो तीनों के तीनों इन्होंने करने का प्रयास किया। आप देखिएगा कि आज ही, अब ये तो इनके मतलब के रुझान है तो शायद ही शांत बैठे हैं, वरना इनकी तो तैयारी दंगा कराने तक की थी। कल तक के जो वक्तव्य आ रहे थे, चाहे अखिलेश यादव का हो चाहे बाकी नेताओं की, आप देखिएगा कि 295 कह दिया। और राहुल बाबा क्या कहते हैं, 295 क्यों कह दिया? क्योंकि सिद्धू मूसावाला के गाने में 295 कहा गया है। माइंडसेट देखिए। और उसके बाद इनके वक्तव्य, अगर 295 आया तो हम मानेंगे कि ये जनता का वोट है, अगर 295 आया या उनका ज्यादा आया एनडीए का, तो हम मानेंगे कि ये ईवीएम का वोट है, ये जनता का वोट नहीं है। क्या क्या पप्पू यादव के वक्तव्य आते हैं कि हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता बांध के तैयार बैठे हैं। कांग्रेस किस तरह का लेटर कल इशू करती है कि आप, ये हेल्पलाइन नंबर है, कोई दिक्कत हो इस हेल्पलाइन पे करिए। क्यों भाई, पुलिस का नंबर याद नहीं है आपको? क्यों आपको अपना हेल्पलाइन, क्यों इस तरह का कहना पड़ता है कि आप सारे कार्यकर्ता दफ्तर में पहुंचिए, कार्यालय में पहुंचिए, टीवी मत देखिए, और जरूरत पड़ी तो आपको वहां से मोबिलाइज किया जाएगा? क्यों आज अखिलेश यादव का ट्वीट आता है सारे कार्यकर्ताओं को अपने अपने दफ्तरों में मोबिलाइज करने के लिए? यानी जो इनका माइंडसेट है वो ये है, वही जो ट्रंप वाली बात, माई वे और हाईवे, या तो जो हम कहें वो मानो, नहीं तो हम देखते हैं। फिर हमारे पास तो है ये तिरुप का क्या भाई, संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, हम अपनी बात रखें। यहाँ पर अगर अजय जी, आशीष जी की बात पे अगर गौर किया जाए, ईवीएम के बारे में उन्होंने सवाल उठाया है, और जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, उन्होंने एक बात अपनी बात में कही है कि जब रुझान उनके हक में आ रहे हैं, विपक्ष के हक में आ रहे हैं, तब कोई सवाल खड़ा नहीं करता है। लेकिन जैसे ही रुझान अभी अगर रिजल्ट अगर आने लग जाए और उस दौरान जो है बीजेपी आगे निकल जाए, तो ईवीएम पर सवाल खड़े। बबता जी, सबसे बड़ी बात तो है, इस देश का लोकतंत्र इतना अच्छा लोकतंत्र है, जो ये प्रकृति का सिस्टम है, प्रकृति के सिस्टम के अनुसार जो कभी कोई आता है, कभी कोई जाता है। पहलवान चुनाव हमेशा अखाड़े में आता है, कोई हारता है, कोई जीतता है। हमें इसमें क्रोधित होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जो उत्तर प्रदेश में भगवान राम का मंदिर बना, उत्तर प्रदेश में वो योगी आदित्यनाथ, जिस योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचारियों को और माफियाओं को खत्म करने का काम किया, उसके बावजूद भी अगर इस तरह के रुझान आ रहे हैं, नहीं है ये इस तरह का रुझान है, तो ऐसी स्थिति में ईवीएम पर सवाल उठाना या किसी बात को कहना ये कोई वाजिब नहीं है। सवाल यहां ये उठता है कि मोदी जी ने कहा 400 पार, 400 पार क्यों नहीं हुआ, इस पर सोचना पड़ेगा। इसलिए सोचना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कुछ लोगों को अपने साथ समाहित किया, बहुत से ऐसे लोगों को समाहित किया कि आगे बढ़ जाएंगे। हो सकता है भारतीय पार्टी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत मेहनत किया था, जिसकी बहुत उम्मीदें थी, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के वो कद्दावर नेता जो 10 साल से, अब आप लीजिए पंकज चौधरी जी, थोड़ा सा पीछे हो जाए, पंकज चौधरी जी लगभग 5 बार से सांसद हो रहे हैं, और पंकज चौधरी जी को फिर से चुनाव लड़ा दिया आपने। क्या सोच के लड़ा दिया आपने? क्या वहां पर कार्यकर्ता नहीं है? क्या बीजेपी के लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो दरी बिछा रहे हैं, क्या वो आगे नहीं बढ़ सकते? कब तक? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आरएसएस जुड़ी है, आरएसएस की विंग ने जो मेहनत किया है, उस विंग की वजह से भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीट आई है। एक 74 साल का व्यक्ति, भारत देश का प्रधानमंत्री, जिसने इतनी बढ़िया लोकप्रियता पाई, उसके बावजूद भी अगर 292 पर आकर के आप टिक रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सोचना चाहिए कि हम क्या ऐसी गलती किए हैं जिसके कारण से हमें ये वोट, कांग्रेस को वोट नहीं मिला है। आप पूरे रुझान को देखिए, कांग्रेस को कहीं कोई वोट नहीं मिला है। मैंने पहले भी कई चैनल पे कहा है, आज भी कह रहा हूं, कांग्रेस को कोई भी वोट ऐसा उसकी मेहनत से नहीं मिला है। जो भी वोट मिला है, टीएमसी लोकल पार्टी है, सपा लोकल पार्टी है, डीएमके लोकल पार्टी है, वाईएसआर लोकल पार्टी है, टीपीडी लोकल पार्टी है। जो लोकल लोगों के बीच में रह करके, लोकल लोगों के साथ मिल करके जिसने काम किया है, वो चाहे किसी के साथ चला जाए। आज डीएमके कांग्रेस के साथ है, टीपीडी बीजेपी के साथ है, जदयू आज बीजेपी के साथ है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से जो लोकल पार्टी है, वो लोकल लोगों ने जो
भाजपा से सांसद का चुनाव जीत के काम नहीं किया है, उसकी वजह से मोदी जी का। बिल्कुल ठीक है। विमल जी भी हमारे साथ है, डॉक्टर विमल शर्मा हमारे साथ है, प्रवक्ता एनसीपी के हैं अजीत पवार। महाराष्ट्र में अगर 2019 की बात कर ली जाए, क्योंकि दूसरा ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, पिछले 2019 की बात की जाए 48 में से बीजेपी को 23 मिले थे। एनसीपी जो शरद पवार वाली एनसीपी थी उस समय जब टूट नहीं हुई थी, उस समय एनसीपी को 4 मिले थे। अगर शिवसेना की बात की जाए 18 और कांग्रेस को 1। लेकिन इस बार जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र के ही जो बात कर रही हूं मैं, 21 बीजेपी को, कांग्रेस को 26 मिल रहे हैं। लेकिन जो एनसीपी है, जो एक गठबंधन, जो सोच की गठबंधन बनाया गया था, वैसा वो रुझान दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि नेता अपने क्षेत्र में अपनी जनता के लिए काम करता है और उस अपनी उम्मीद उसकी वही होती है कि हम इतने ज़्यादा आंकड़ों से जीतेंगे, अपने क्षेत्र में की जनता के लिए काम करेंगे। आंकड़े मिले ना मिले, वोट उतनी ना मिल पाए, लेकिन नेता अपने अपने कर्तव्य को पूरा करता रहता है। हाँ, उम्मीद के हिसाब से हमें उतनी सीटें नहीं मिल पाई इस बार वहाँ पर, लेकिन हमारे नेता आज भी ज़मीन पर उतनी मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा करके। लेकिन विमल जी, कारण क्या हो सकता है? क्योंकि जमीनी स्तर पर आप बता रहे हैं हमने काम किया है, लेकिन जनता ने फिर क्यों नकार दिया? क्योंकि जिस तरह के रुझान हो रहे दिखाई दे रहे हैं, जो एक गठबंधन बनाया गया था एनसीपी के साथ मिलकर, अजीत पवार जब बीजेपी में आए उन्होंने वो एनसीपी को बनाया, गठबंधन बनाया, लेकिन वो रुझान यहाँ पर क्यों नहीं? क्या शरद पवार फिर से भारी पड़ गए अजीत पवार पर? नहीं, देखिए, शरद पवार जी एक काफ़ी मजे हुए नेता हैं, काफ़ी अनुभवी नेता हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व भी रहे हैं, तो उनके बारे में बोलना तो मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी। मैं बहुत छोटा नेता हूं उनके सामने। लेकिन देखिए, जनता क्या अपना मैंडेट देती है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि राजनीति सांप सीढ़ी का खेल है, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमें काम करना पड़ेगा और हम आने वाले भविष्य में जनता के लिए और आगे बढ़कर काम करेंगे और अपने क्षेत्र में अपनी जनता को वापस अपने ऊपर भरोसा दिला के लेके आएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब समय रहते कुछ नहीं हुआ, समय के बाद फिर अगर आप कहेंगे तो फिर कहते चिड़िया चुग गई खेत। फिर नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आज भी महाराष्ट्र के साथ साथ समस्त अन्य राज्यों में भी, जहाँ पर जैसे अरुणाचल में आपने देखा, वहाँ पर कल हमारे 4 से ज़्यादा विधायक वहाँ पर जीत के आए हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी एक्सपेंड कर रही है नेशनल लेवल पर और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भरोसा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कहीं भी कि जो रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेड थे वो नहीं मिले हैं तो हम उसमें सिट बैक करके बैठ जाएंगे। हम पूरी क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ फिर दोबारा मैदान में आएंगे और फिर दोबारा अपना बल दिखाएंगे। दोबारा अपना बल दिखाएंगे, लेकिन इस बार जो रुझान गहरे लग नहीं रहा है, वो बल नहीं दिख पा रहा है जनता को भी। नहीं, देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि पहली बात, अभी इलेक्शन खत्म नहीं हुआ और जो आपको लग रहा है बल नहीं बन पा रहा, तो मैं वही कहूंगा कि जो हार के भी जीत जाए उसी को बाजीगर कहते हैं और दुनिया मोदी को एक बाजीगर के रूप में जानती है, एक जादूगर के रूप में जानती है, क्योंकि मोदी वो व्यक्ति है जो दलों को हैक नहीं करता, जो दिलों को हैक करता है। और इसका क्लियर मैंडेट और सबूत ये है कि आज आपको दिख रहा है कि वो 400 नहीं आ रही, 300 आ रही है। अजी छोड़िए 400-300 को, आ तो मोदी ही रहा है ना। ये देश का सौभाग्य है, ये हर भारतवर्षी का सौभाग्य है कि मोदी जैसा नेतृत्व आज फिर भारतवर्ष को लीड करने के लिए। लेकिन जो बीजेपी की तरफ से एक बात कही जाती है कि जो मोदी कहते हैं वही होता है, जो बीजेपी कहती है वो करके दिखाती है। लेकिन अब जो आंकड़े हमारे सामने रुझानों में, तो जनता के बीच में एक गलत मैसेज नहीं चला जाएगा? नहीं, ये अब तो वो और कहेंगी ये तो ओवर कॉन्फिडेंस था, अब विपक्ष और कहेगा। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। आप ये समझिएगा कि हर एक चीज का एक टैक्स एंड ट्रिक्स ऑफ गेम होता है। हमें पता है कि ये तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करके, बाकियों की तरह नहीं कि भाई हम तो लड़ रहे हैं, हम तो जीतेंगे तब फैसला करेंगे, हमारा डिसाइड ही नहीं है दुल्ला कौन है। हमारा तो शुरू से डिसाइडेड था, हमारा नेता भी एक था, नेतृत्व भी एक था, नीति भी एक थी, निर्णय शक्ति भी क्लियर थी। हमें पता था हमारा नेता नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई नहीं है।
है। इसीलिए हमें पता था कि तीसरी बार आना कोई आसान नहीं है। आप बताइएगा अगर आसान होता तो 1962 के बाद ये कभी किसी ने रिपीट नहीं किया। ऐसा हो सकता है क्या? 1962 में जब जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो 1962 के बाद आज तक इतने दिग्गज आए राजनीति में, कभी नहीं हो पाया। ये सिर्फ मोदी जी ही हैं जो 1962 के बाद फिर से हिस्ट्री को दोहराने का ये कर रहे हैं। और नेहरू जी के साथ भी, अगर मैं आपको वो डाटा और वो एनालिसिस भी बता दूं, तो नेहरू जी के टाइम पे भी जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए थे, तब वो कोई जिसके कहना चाहिए पिछली बार से ज्यादा सीटें लेके नहीं आए थे। उनकी भी सीटें कम हुई थी, क्योंकि पहले अगर उनकी 364 थी 1952 में, तो 1957 में 371 थी, और फिर 1962 में 361, यानी उनकी भी कम होके आई। तो अगर मोदी जी भी पहले नेता ऐसा बन रहे हैं जो नेहरू जी के टाइम के बाद इस फेट को अचीव कर रहे हैं, तो यही बात तो विपक्षियों के पेट में दर्द दे रही है कि अरे द ग्रेट जवाहरलाल नेहरू को कोई कंपीट कैसे कर सकता है, वो भी एक चाय वाला। अरे हम तो चांदी का चम्मच लेके पैदा होने वाले परिवार में से हैं, एक गरीब चाय वाला आके नेहरू जी को आज कंपीट कर जाएगा, ये कैसे उनके पेट में मरोड़ नहीं करेगा। लेकिन हमें पता था कि ये आसान नहीं होने वाला। इसीलिए मोदी जी जो एक विजनरी हैं, वो इस बात को ध्यान में रखते हुए चले कि व्हेन यू एम फॉर द स्टार्स यू रीच द स्काई। 400 कहेंगे तो बहुमत तक तो जरूर पहुंचेंगे, इसमें हमें पूर्ण विश्वास था। और अपने नेता का वे फर्ज होता है कि अपने कार्यकर्ता के अंदर वो ऊर्जा का संचार करे, अपने कार्यकर्ता के अंदर वो एनर्जाइजेशन करे। नहीं, ऐसा नहीं कि कहीं वो कॉम्प्लेसेंट होके बैठ जाए, कहीं ऐसा नहीं कि सोचे अरे यार पिछली बार हमारी 353 आई थी, 300 तो अब आ ही जाएंगी। जब उसको और भगाना है, जब उसको और आगे भगाना है, क्योंकि मोदी जी का एक पैशन है, कहते हैं ना, यू गिव मी अ मैच स्टिक आई विल कन्वर्ट इट इनटू अ हॉकी स्टिक। वो है मोदी जी का नेतृत्व, वो है मोदी जी का जलवा। इसलिए जब 353 पिछली बार आई थी तो हमारा कार्यकर्ता कंप्लेसेंट ना हो जाए, इसलिए 400 का उसको टारगेट दिया गया कि भाग और भाग और भाग, तुझे मोदी जी को जिता के लेके आना है, ताकि हमें पता है कि हमें हिस्ट्री को दोहराना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है। बिल्कुल, वो तो खैर जनता ही डिसाइड करेगी कितना विश्व गुरु बनाना है। और दूसरी ये बात है कि जिस तरह की बात आप कह रहे हैं कि अब 400 पार तो हमने इसलिए कहा था ताकि वो 353 तक भी पहुंच जाए, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? बबीता जी, मैं हांडा जी को बधाई देता हूँ, और मैं खुद चाहता था इस देश का नेतृत्व करने के लिए अगर आए तो कोई विवेकवान आए, और विवेकवानता का ये निशानी है कि अंतिम समय में विवेकानंद जी के स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए। लेकिन अभी भी मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने ओवर कॉन्फिडेंस में जी रही है। वो ओवर कॉन्फिडेंस है जिस ओवर कॉन्फिडेंस के लिए कार्यकर्ताओं को भगाने की बात करती है, कार्यकर्ताओं को काम करने की बात करती है, लेकिन कभी कार्यकर्ताओं के लिए सोचने की बात नहीं की है। जिसका कारण है कि आज 400 पार कहने वाले 292 के रुझान पर अटके हुए हैं। मैं बार बार कहना चाहता हूं, इस देश को अगर जीतना है तो नरेंद्र मोदी की तरह बनना होगा। नरेंद्र मोदी ने लोगों के दिलों को जीता, महिलाओं के दिलों को जीता, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर इस कदर की सीट पाना, ये नरेंद्र मोदी की काबिलियत है, किसी भाजपा के किसी लीडर की काबिलियत नहीं है। दूसरी बात कि आज जो ये सीटें आई हैं, भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि क्यों आई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अजीत पवार जी का नाम कितना बदनाम हुआ। आप देखिए, महाराष्ट्र की अभी हमारे शर्मा जी चर्चा कर रहे थे, महाराष्ट्र में इस तरह से चर्चा हुई कि किसी भ्रष्टाचारी को, इतना बड़ा आरोपी को आपने अपने साथ ले लिया। फिर इसके बाद उद्धव ठाकरे जी, वो उद्धव ठाकरे जी जो राज ठाकरे के पुत्र हैं, राज ठाकरे की निशानी जो हिंदुत्व को छोड़ती नहीं थी, वो कभी कांग्रेस में नहीं आने जाने वाली थी, वो लोग जो है एक साथ मिल जाते हैं। तो क्या बीजेपी का हश्र नहीं होगा? हश्र हुआ क्यों है, उसका कारण है महाराष्ट्र में 21 करोड़ की जनसंख्या में 11 करोड़ प्रवासी रहते हैं। उन प्रवासियों को मान सम्मान नहीं मिला, और वो प्रवासी आज भी फंसे हुए हैं, किधर जाएं किधर आएं। तो वो जो उनका सम्मान करता है वो वोट देते हैं। ठीक उसी तरह से केंद्र राज्य शासन, केंद्र जो हमारा राज्य है, वो राज्य दिल्ली है। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को कभी भी शिकस्त नहीं मिलती है, लोकसभा में नहीं मिलती, क्योंकि दिल्ली के लोग समझदार, वो समझते हैं कि हमें प्रधानमंत्री चुनना है। लेकिन जब क्षेत्रीय चुनाव होता है तो वहां पर अरविंद केजरीवाल जीतते हैं, क्योंकि प्रवासियों के साथ 35% जो नीचे गरीब हैं उनको जाकर बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, अस्पताल में काम कराते हैं, इसलिए वहां वो जीत जाते हैं। ठीक अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी के बल पर पंजाब को भी जीतने का काम किया। आज प्रवासियों के दर्द को समझने वाला क्यों नहीं है भाई? आज गुजरात की वो 26 सीटें
जो बबीता जी भारतीय जनता पार्टी जीत के आई वो कम क्यों हो रही है? कारण यही है कि आप जब प्रवासियों का सम्मान नहीं करेंगे, वहां के लोकल के लोगों के बीच में टच नहीं रखेंगे तो हारेंगे। हरियाणा का देख लीजिए आप, आज गुड़गांव है, हिसार है, कुरुक्षेत्र है, हर जगह भाजपा 10 की 10 सीटें जीती थी और आज भाजपा 6 सीटें कमजोर हो रही है रुझान में। अभी तो निर्णय आने वाला है। मैं फिर से बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन इस तरह बन रही है, इस तरह नारा दे करके अपने कार्यकर्ताओं का उल्लास बढ़ाने की कोशिश करने वाले लोगों ने कितना कोशिश किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आरएसएस ने साथ नहीं दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नामो निशान नहीं लेता। उसका कारण यही है कि कांग्रेस एक समय में सेवा दल बनाई हुई थी, सेवा दल से वो कार्य करती थी। मोहन भागवत जी के आरएसएस में आज भी जो स्वयंसेवक हैं, जो हिंदुत्व को मानने वाले हैं, उन लोगों ने जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, तब जाकर के इस सीट को पाया है इन्होंने। आज इनको अपनी कमी खोजनी होगी, भारतीय जनता पार्टी को अपनी कमी को खोजना होगा। अगर ये कमी नहीं खोजेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो हाल हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी, मतलब आप समझिए, जिसने राम मंदिर बनाया और जिसने राम मंदिर के कार्यकर्ताओं पर लाठी चलवाया, गोली चलवाया, उसकी सीट बढ़ रही है। क्या कारण है उसका? तो उस कारण को खोजने की आज जरूरत है और इसी कारण की वजह से आज ये जो कमजोरी आई है वो कारण कमजोरी है। आगे हो सकता है, मुझे तो खुशी है कि आज उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में देखिए प्रचंड जीत हासिल किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में कितनी बढ़िया जीत हासिल की है। आज की डेट में निर्णय आ रहा है, आज जो निर्णय 2 राज्य के आए हैं वो दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जानकारी